नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहली बार अगर चैनल को आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। साथियों, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रीट के लिए प्री और मेन के लिए प्रैक्टिस पेपर। जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर हैं, ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। तो मित्रों, एक एक प्रश्न को हम लोग स्पीड के साथ पढ़ेंगे। आप लोगों ने तैयारी करी होगी, फिर टेस्ट पेपर के हिसाब से आप इसको देने के लिए फिर तैयार हो जाइए। तो चलिए साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोगों को भी जल्दी जल्दी टेस्ट के हिसाब से इसको काम करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला पेपर मैंने करवा दिया था, ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास प्रैक्टिस पेपर आता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर दूसरा पेपर है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का जो बीत गया, जो हमने सीखा, जो बीत गया है, ठीक है। और वर्तमान में हम जो सीख रहे हैं, अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, यानी कि जो सुसाध्य हैं। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर हमने जोड़ से गुणा में हम लोगों को फायदा मिला है तो इसका मतलब वो अनुबंधात्मक ये स्थानांतरण होगा, या अनुक्रमिक स्थानांतरण होगा, या द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा, या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होगा। तो पहले का जो आंसर है वो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होगा साथियों, ठीक है। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, ये जो नहीं है इसके ऊपर ध्यान दिया करो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखते हैं पूरे क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए, अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए। पहला ऑप्शन है, आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। यानी कि आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता यानी कि संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं होती। मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो हमारा सही नहीं है वो है डी ऑप्शन, राइट। क्योंकि संवेगों के साथ साथ हमेशा हमेशा जहां पर बात है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, शारीरिक परिवर्तन हमेशा नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो है कुसमायोजन, जो भी हम गलत काम करते हैं, कुसमायोजन हम लोग करते हैं, उसमें अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो किसके कौन थे जो जोर देते हैं? सिगमंड फ्राइड। कौन जोर देते थे? सिगमंड फ्राइड इस पर जोर देते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है फोर्थ नंबर के। देखो, यहां पर फोर्थ नंबर का प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बालकों के लिए जो भी एजुकेशन गेन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, इनके लिए ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो फोर्थ नंबर का जो आंसर हो जाएगा, सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है, यानी कि सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के रिकॉर्ड अधिगम संबंध हैं। तो बताइए, उद्दीपक उद्दीपक है या फिर अनुक्रिया उद्दीपक है, या उद्दीपक अनुक्रिया है, या अनुक्रिया
अनुक्रिया है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपक। अगला प्रश्न यहां पर आता है, किशोरों के भीतर, छठे नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं, किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। यानी कि जो संवेग है वो एकदम से खत्म हो गए हैं, उनको वापस से उजागर करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो छठे नंबर का जो आंसर होगा उनको कहेंगे सांवेगिक विरेचन। क्या कहेंगे साथियों? सांवेगिक विरेचन उनको कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहां पर साथियों स्पीड से करेंगे, देखो क्योंकि अपन लोग प्रैक्टिस तो हमने कर ली है, थ्योरी हमने पढ़ ली है, तो फिर अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर पेपर कर रहे हैं। निम्न में से, सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आरटी 2009 के बारे में सत्य नहीं है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ये बहुत तगड़े प्रश्न है और आपके आने ही आने हैं ऐसे प्रश्न। आरटी 2009 विकलांग बालकों के 18 वर्ष तक लागू है। अनुवीक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन होने 20 का 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा। नो डिस्टेंस नीति यानी कि 3 जनवरी 2020 से है। कक्षा 1 से 5 पर 150 से अधिक बच्चों पर अनुपात 45:1 का अनुपात होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से ये कथन सत्य नहीं है साथियों। 1 से 5 तक ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता भी होगा वैसे। अगला प्रश्न आता है 8वें नंबर का, निम्न में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य पूछ रहा है, गलत कौन सा है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में है। मूल्यांकन रचनात्मक सतत खुली परीक्षण और 10 या 12 परीक्षा ऐच्छिक हो। शिक्षा गरीबी शोषण और लिंग भेद से मुक्त करने की प्रक्रिया है। शांति शिक्षा सामाजिक अन्याय का समर्थन करती है। ये सामाजिक अन्याय का समर्थन शांति शिक्षा करती है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल 100% है, तो ये गलत होने के आसार है। तो 8वें नंबर में जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो निम्नलिखित में एनसीईआरटी के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। कक्षा में सीखने के अनुभव कितने प्रभाव उत्पादक रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस ढंग से हुई है। उपयुक्त सभी। मेरे हिसाब से तो मुझे सही लग रहे हैं सारे के सारे, तो 9वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे सही हैं भैया इसमें, ठीक है। बहुत तगड़े प्रश्न है साथियों, आप पढ़िए इन प्रश्नों को, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। रोज तो नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन आपके पास जो है ये पेपर आता है। अगला प्रश्न आता है 10वें नंबर का, किस अवस्था में कौन से लक्षण प्रकट होंगे यह सिद्धांत तय करता है। वो कौन सा सिद्धांत है जो ये तय करता है कि इस अवस्था में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो चलिए देखिए, एकीकृत विकास का सिद्धांत है, अद्वितीय विकास का सिद्धांत, भविष्यवाणी संघर्ष का सिद्धांत। मेरे हिसाब से तो इसमें 10वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें भविष्यवाणी वाला जो है ना, वो यहां पर ये बताता है कि कौन से लक्षण किस अवस्था में प्रकट होंगे। तो भविष्यवाणी लगा देना भैया। यहां पर मैं वही आंसर मान्य कर रहा हूं, वही आंसर बता रहा हूं जो बोर्ड के द्वारा माने गए हैं इनके अंदर, इन क्वेश्चनों के अंदर। इनके अलावा मैं कोई आंसर नहीं बता रहा हूं। अब वो गलत है सही है ये आपको देखना है भैया, लेकिन मैं वही आंसर बता रहा हूं जो बोर्ड ने हमें बताए हैं पिछले पेपर के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। ऐसे क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिक, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। मेरे हिसाब से तो यहां पर जो प्रश्न है 11वां नंबर का प्रश्न, उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात आएगी, क्योंकि दोनों माता पिता भी खिलाड़ी हैं, वो भी सीख रही है, तो आनुवंशिकता तो वहां पर थोड़ी देखी जाएगी ना। अब वो इन्वायरमेंट कैसा देते हैं तो ये भी चीज वहां पर देखी जाएगी। तो यहां पर सी ऑप्शन मुझे राइट लगता है और राइट है।
चलिए अगला प्रश्न आता है 12वें नंबर का प्रश्न। बहुत तगड़े प्रश्न है यार, मतलब आने लायक प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न है। प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, आप लोगों से मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन प्रश्नों का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, शेयर जरूर किया करें। और जो कोई बंदा अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का इस वीडियो को देखता है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, हिंदी की बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, मजा आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में से असत्य कथन का यहां पर चुनाव करना है। मस्तिष्क खाली स्लेट है, ऐसा कहने वाले हरलोक है। परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गेसेल ने दिया है क्या? शैशवा अवस्था संवेदी गामक अवस्था है क्या? मानव शास्त्रीय सिद्धांत किशोर अवस्था में सांस्कृतिक मानकों पर बल देता है। तो यहां पर हमें असत्य कथन चुनना है, तो इनको 2-3 बार पढ़ें और फिर असत्य कथन को हम लोग चुनते हैं। तो 12वां नंबर का जो प्रश्न है, मस्तिष्क खाली स्लेट है, हरलोक ने दिया है क्या? ऐसा ये असत्य कथन है। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर सही पूछ रहा है। डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया कहा है और मानव प्रकृति की 3 अवधारणा संप्रत्यय स्कॉट ने दी है। डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक कहा है। शिक्षक अधिगम प्रबंधन प्रत्यय डेविस ने दिया है। तो यहां पर कूट में है, केवल एक सही है, या 1 और 3 दोनों सही है, 2 और 4 या फिर 2 और 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है। मेरे हिसाब से यहां पर मुझे तो सारे सही लग रहे हैं। डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यवसायिक प्रक्रिया कहा, बिल्कुल 100% कहा था। मानव प्रकृति की 3 अवधारणा संप्रत्यय स्कॉट ने दी है। डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक कहा है। शिक्षण अधिगम प्रबंधक प्रत्यय डेविस ने दिया। ये देखो एक ही चीज दी है यहां पर, इसको देखो एक ही चीज दी है। दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, बस पागल बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है, तो यहां पर यह कह रहा है कि सही कौन सा नहीं है वो बताओ। नवीन तथ्य व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुबंधन या अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है उसमें सही आप लोगों को बताना है और क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। तो नहीं वाला ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखना है। नवीन तथ्य और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना क्रियात्मक अनुसंधान में होता है क्या? स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है क्या? क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तिनिष्ठ और व्यवहारिक होता है, सामान्यकरण नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वहां पर नवीन तथ्य और सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं होता है ये यूं कह रहा है प्रतिपादन करना, जबकि ये नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार के पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? राष्ट्रीय यहां पर जो है 2005 वाले पाठ्यचर्या के बारे में बताया गया है, किस प्रकार के पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। देखिएगा, उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो या सुलभ होनी चाहिए। उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए हो। सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों को सुलभ हो या सुलभ होना चाहिए। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सार्वभौमिक होनी चाहिए भैया, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसी पाठ्यक्रम ऐसा शिक्षा हमारी होनी चाहिए। 16 नंबर का प्रश्न आता है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या अभिधारणा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है 16 नंबर में बी ऑप्शन अभियोग्यता। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है? तो क्या आवश्यक है? उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं। उपरोक्त सभी, मेरे हिसाब से मुझे सभी लग रहे हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है उसमें मुझे तो सभी लग रहे हैं, लेकिन इनमें अगर बात की जाए प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि विशिष्ट योग्यता विशेष अवसर दिए जाएं, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को आप नहीं माने, आप माने पहले ऑप्शन को, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न आता है यहां पर 18 नंबर का प्रश्न है,
देखो 18 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, अकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है। जो बच्चे रुक रुक करके बोलते हैं या बोलते बोलते रुक जाते हैं, अकलाते हैं, तो घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, संवेगों का तीव्र प्रवाह होना, शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, त्रुटिपूर्ण वाक शैली, इनमें से क्या आएगा आपके अनुसार? मुझे आंसर दीजिएगा। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आता है संवेगों का तीव्र प्रवाह होना। जो बच्चे अकलाते हैं उनमें संवेग बहुत स्पीड के साथ होते हैं, तो इसलिए वो रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो है हाइपरोपिया। दूरदर्शिता के लिए एक वर्ड है हाइपरोपिया। कौन सा वर्ड लिया है? हाइपरोपिया। आगे प्रश्न है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पर जोर देना बहुत जरूरी है। एक समायोजित व्यक्ति है जो सभी जगह समायोजन कर लेता है, उसके लिए इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्ति के उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना। तो 20 नंबर का जो ऑप्शन है व्यक्ति के उद्देश्य, यानी कि स्वयं के लिए वो कुछ नहीं करता है। समायोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा सबके साथ रहना कोशिश करता है कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं, सबके साथ अच्छी तरह से रहूं। ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। चलिए यहां पर बात करते हैं अब 21 नंबर के प्रश्न की। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? साथियों, ये से प्रश्न भी बहुत बार आते हैं, रक्षात्मक युक्तियों वाले प्रश्न। तादात्म्य या फिर क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन या साहचर्य। तो इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? साहचर्य एक विधि का नाम है, न कि रक्षात्मक युक्ति का नाम। तादात्म्य भी है, क्षतिपूर्ति भी, औचित्य स्थापन भी है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किससे प्रभावित होगी? कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से या गार्डनर के, देखो इसमें याद भी रखना आप लोग, नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? कोहलरबर्ग का है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? वाइसगोत्स्की का है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। तो ऐसे भी याद रखना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर 23 नंबर का प्रश्न है। हाँ देखो, यहां पर 23 नंबर के प्रश्न में कौन सा आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोस्टन यानी कि शारीरिक आधार पर 4 प्रकार का, भायोला ने शारीरिक आधार पर 3 प्रकार का, हॉलैंड ने रुचि और मूल्य के आधार पर 6 प्रकार का बताया, सुलभ स्मृति अचेतन मन बताते हैं। तो ये सारी बातें इस कथन में हमें सही नहीं लगती हैं। तो 23 नंबर का जो ऑप्शन है, 23 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन मुझे सही बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित होता है? व्यक्तिगत रूप में, आनुभाविक रूप में, आंतरिक या बाह्य रूप में? साथियों बहुत मेहनत करता है। तो मुझे तो जहां तक लगता है साथियों 24 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आंतरिक रूप में, जब तक वो अपनी इच्छा प्रकट नहीं करेगा, जब तक अपने आप को नहीं सहेजेगा, जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा, जब तक ये चीजें हो नहीं सकती। यहां पर आंतरिक वाली बात हमें बिल्कुल सही लगती है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आता है 25 नंबर का प्रश्न है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे प्रश्न लग रहे होंगे और लगने भी चाहिए। इन प्रश्नों में बहुत मेहनत की गई है भाई। ठीक है, चलिए। जब बच्चा कार्य करता हुआ उबने लगता है, ये प्रश्न ये इस बात का संकेत है कि, क्या संकेत है? जब बच्चा कार्य करके उबने लगता है तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। यांत्रिक रूप से ये कार्य जो है बार बार हो रहा है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से। सीखने की व्याख्या
व्याख्या के सबलीकरण से या ध्येय क्रमारोहक से या सीखने की पुनः व्याख्या से। इनमें से साथियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया। ये क्या किया जाता है, ये ट्रांसलेट किए जाते हैं इंग्लिश से हिंदी में, इस वजह से ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो समझने में कठिनाई होती है। सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, उनको बल देना, ठीक है, ध्येय क्रम आरोह से या सीखने की पुनः व्याख्या से। तो 26 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कौन सा ऑप्शन आ जाता है, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाता है। ठीक है, 27 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विद्यार्थियों को सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने, अब क्या जाने, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। इनमें से क्या जानना चाहिए, कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो 27 नंबर में ऑप्शन राइट होता है सी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, याद रखना। समस्या 28 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, ये प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, ये प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, ये पुनर्बल पर आधारित है, ये उद्दीपन प्रत्युत्तर पर आधारित है साथियों। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आंसर हो जाएगा, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहां पर 29 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये 30 नंबर का प्रश्न भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये 29 नंबर का प्रश्न है। ये 29 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? कौन सा शिक्षण स्तर है जो अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? चिंतन स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, पुनर्बलन स्तर शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण। कौन सा शिक्षण है जो अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? तो वो है स्मृति स्तर शिक्षण। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और मैंने खुद ने भी जो है साइकोलॉजी के बहुत तगड़े नोट्स निकाले हैं रीट प्री के लिए और रीट मेन के लिए। शायद उससे बार एक भी प्रश्न मुझे लगता है नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जिन भी साथियों को मंगवाने हैं वो मंगवा सकता है। मैं बता देता हूं, रीट के लिए, रीट प्री और रीट मेन के लिए ये नोट्स मैंने निकाले हैं साथियों, आप लोगों के लिए हैं। बहुत तगड़े नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। आप जितने भी लोगों के पढ़ते हो, चाहे वो वंदना जादौन हो या फिर धीर सिंह दाभाई हो या फिर अजय चौधरी सर हो, जिन्होंने भी साइकोलॉजी पढ़ाई है, सभी का समावेश एक जगह आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो साथियों बहुत तगड़े नोट्स हैं, जिनको भी मंगवाने हैं वो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करें, पूछें। व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पर अपने एड्रेस को भेजें, तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ये पूरे के पूरे नोट्स बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे साथियों। तो ये नोट्स हैं शिक्षा मनोविज्ञान के और हैंड रिटन नोट्स है साथियों। मैं आपको फिर बता दूं, हैंड रिटन नोट्स है, देखिए ये, ठीक है, इस तरह से हैंड रिटन नोट्स हैं। मजे आ जाएंगे आपको, मैं सही बता रहा हूं पढ़ने में। एक एक चीज इसमें क्लियर की गई है, एक एक चीज। ठीक है साथियों, जो भी आपको मंगवाने हैं आप मंगवा सकते हैं। और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी है जो हिंदी साहित्य इतिहास या जो भी नोट्स मंगवाना चाहता है वो मंगवा सकता है साथियों। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान वाले मैंने आपको बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप मंगवाइए साथियों। ज़्यादा प्राइस नहीं है इनकी, लगभग 250 या 300 रुपये या 350 रुपये, 350 रुपये से ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मंगवाइए प्लीज़, देखिए और ज़रूर कॉल कीजिए जिसको भी मंगवाने, और जल्दी कीजिए। ठीक है, तो साथियों अगला पेपर जो है हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर आता है। साइकोलॉजी क्लास भी एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। तो मित्रों मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में समस्याएं आती है,
उलझने आती है संघर्ष के लिए, और संघर्ष करना होता है एक संघर्ष के लिए। तो मित्रों, संघर्ष और समस्याओं का एक ऐसा समावेश है जो जीवन में लगातार चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है जो विद्यार्थी हमेशा अपने संघर्ष के प्रति समर्पित होता है। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं है, संघर्ष के साथ ही अपनी सफलता की कहानी हमें इतिहास में बदल देनी है। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।